नमस्कार। आज हमारे सामने एक कह सकते हैं एक पहेली है। एक कंपनी रैमसन्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो इसका शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, अपने 52 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर। बाजार में जबरदस्त उत्साह है। और दूसरी तरफ जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो कई जगहों पर बस खामोशी मिलती है। जानकारी की कमी। हाँ, हमारे पास एक स्टॉक विश्लेषण वेबसाइट का डेटा है 14 नवंबर 2025 तक का। तो आज हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई छिपा हुआ हीरा है, जिसे बाजार ने अभी अभी ढूंढा है। हाँ, या फिर ये बस रफ्तार का एक बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है। चलिए समझते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो नंबर्स जो सबका ध्यान खींच रहे हैं। शेयर की कीमत है 407.15 रुपए और एक ही दिन में लगभग 5% की उछाल। 4.99%। और जैसा आपने कहा, इसी दिन इसने अपना 52 हफ्तों का नया हाई भी बनाया है। ये देखने में तो कमाल लगता है। बिल्कुल। ये तो एक क्लासिक मोमेंटम की कहानी है। जब कोई स्टॉक ऐसी रफ्तार पकड़ता है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और हमारे स्रोत में भी एक मोमेंटम स्कोर दिया गया है, 100 में से 81। हाँ, और इसे टेक्निकली बुलिश यानी तकनीकी रूप से तेजी में बताया गया है। इसका मतलब आसान भाषा में मतलब सीधा सा है कि बाजार की जो भावना है वो इस स्टॉक को लेके बहुत पॉजिटिव है, खरीदार हावी हैं। 81 का स्कोर तो वाकई काफी मजबूत है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। तकनीकी विश्लेषण में 80 से ऊपर का स्कोर अक्सर ओवरबॉट, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीदारी का भी तो संकेत हो सकता है। बिल्कुल सही नस पकड़ी है आपने। तो क्या यहाँ ये खतरा है कि जो लोग अब इसमें घुस रहे हैं वो शायद पार्टी के आखिर में पहुंच रहे हैं? यही तो मोमेंटम में निवेश की सबसे बड़ी दुविधा है। 81 का स्कोर बताता है कि ताकत जबरदस्त है, लेकिन ये भी बताता है कि ये अब सस्ता नहीं रह गया है। ये एक लहर है और निवेशक इसी लहर पर सवार हैं। जो पहले सवार हो गए वो तो मुनाफे में हैं, और जो अब होंगे उन्हें बस उम्मीद करनी होगी कि ये लहर अभी और आगे जाएगी। खतरा हमेशा रहता है कि लहर कभी भी पलट सकती है। ठीक है, तो मोमेंटम जबरदस्त है लेकिन जोखिम के साथ। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। स्रोत के मुताबिक ये कंपनी बैंकिंग और वित्त सेक्टर में है। फाइनेंस। हाँ, साफ तौर पर कहें तो एक फाइनेंस कंपनी है जिसमें NBFCs भी शामिल हैं। इनका काम है उधार देना और निवेश करना। तो हम एक ऐसी वित्तीय संस्था की बात कर रहे हैं जो अभी बाजार की चहेती बनी हुई है, कह सकते हैं। ये सेक्टर तो वैसे भी काफी उतार चढ़ाव वाला होता है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मोमेंटम स्कोर तो आसमान छू रहा है, पर जैसे ही हम दूसरे स्कोर देखते हैं तस्वीर थोड़ी धुंधली होने लगती है। और यहीं से एक समझदार निवेशक का काम शुरू होता है, सिर्फ चमक देखकर आकर्षित नहीं होना। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन स्कोर की। हाँ, स्रोत में इसे मिड वैल्यूएशन का दर्जा दिया गया है। मिड वैल्यूएशन मतलब कि मौजूदा कीमत पर यह स्टॉक न तो बहुत महंगा माना जा रहा है और न ही बहुत सस्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम की पार्टी तो चल रही है, लेकिन उस पार्टी में एंट्री का टिकट अब सस्ता नहीं है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। एकदम सही। आप स्टॉक को उसकी उचित कीमत के आसपास ही खरीद रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि वो और ऊपर जाएगा। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला मामला नहीं है यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो हुई वैल्यूएशन की बात, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है वो है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। हाँ, वो तो उसके आगे साफ साफ लिखा है नॉट एलिजिबल। इसका क्या मतलब निकालें? योग्य नहीं। ये सुनने में तो किसी रेड फ्लैग जैसा लगता है। एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, नॉट एलिजिबल का मतलब आमतौर पे ये होता है कि स्कोर कैलकुलेट करने के लिए डेटा नहीं है। हाँ, पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा ही मौजूद नहीं है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की लंबी अवधि की वित्तीय मजबूती को मापता है, जैसे कि लगातार मुनाफा, कम कर्ज। बिल्कुल, स्थिर राजस्व। अगर किसी कंपनी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, शायद वो हाल ही में लिस्ट हुई हो या उसका बिजनेस मॉडल नया हो, तो ये स्कोर कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो मतलब हमारे पास जानने का कोई तरीका ही नहीं है कि ये कंपनी मुश्किल समय में कैसा प्रदर्शन करेगी। ठीक समझे, ये एक अज्ञात कारक है, एक अननोन वेरिएबल। हमारे पास ये डेटा तो है कि स्टॉक अभी कैसा चल रहा है, लेकिन ये डेटा नहीं है कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। ये तो सच में एक मिलीजुली तस्वीर है। चलिए स्रोत में दिए एक और दिलचस्प आंकड़े को देखते हैं, स्वॉट विश्लेषण। हाँ, वो तो बहुत ही मजेदार है। इसका फॉर्मेट थोड़ा अजीब है। 26S 2W 0O 1D, मतलब 26 ताकतें, 2 कमजोरियां, 0 अवसर और 1 खतरा। 26 ताकतें और 0 अवसर,
ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी के पास फरारी हो, ऊपर चलाने के लिए सड़क ही ना हो। आपकी उपमा एकदम सटीक है। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। अगर हम मान ले कि ये डेटा सही है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि कंपनी अपने मौजूदा काम में बहुत माहिर है। उसकी आंतरिक प्रक्रियाएं, उसकी क्षमताएं, मतलब जो उसकी ताकतें हैं वो जबरदस्त हैं। लेकिन शायद उसकी भविष्य की विकास की रणनीति या तो है ही नहीं, या फिर इस विश्लेषण में पहचानी नहीं गई है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज तो भविष्य के बारे में होती हैं। और दूसरा मतलब क्या हो सकता है? दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये स्वॉट विश्लेषण किसी ऑटोमेटेड एल्गोरिथम ने तैयार किया है, जो सिर्फ पिछले डेटा को देखता है। एग्जैक्टली। वो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं यानी अवसरों को पहचानने में सक्षम नहीं है। किसी भी सूरत में जीरो अवसर एक निवेशक के लिए तो चिंता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि निवेश हमेशा भविष्य के विकास के लिए किया जाता है, अतीत के प्रदर्शन के लिए नहीं। सही कहा। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज बताइए। स्रोत में एक छोटा सा पोल है। पूछा गया कि क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है। नतीजा 100% बाय, यानी खरीदें। लेकिन कितने वोटों के आधार पर? बस 5 वोटों के आधार पर। सिर्फ 5? सच कहूं तो मेरे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी फिल्म की रेटिंग पर इससे ज्यादा वोट आ जाते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन ये सिर्फ 5 लोगों की राय है। तो इसे गंभीरता से तो नहीं ले सकते। नहीं, ये बाजार की भावना का नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों के उत्साह का प्रतीक है। ये बस हमें दिखाता है कि जो लोग इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं वो इसे लेकर बहुत आशावादी हैं। पर ये कोई निर्णायक सबूत तो नहीं है? किसी भी तरह का नहीं। और अब उस आखिरी बिंदु पर आते हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। एनालिस्ट प्राइस टारगेट के आगे लिखा है नो एस्टिमेट्स अवेलेबल। कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। आपने इसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर से जोड़ा था, इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। हाँ, ये सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ता है। देखिए, जो बड़े बाजार विश्लेषक होते हैं, बड़ी ब्रोकरेज फर्मों वाले, हाँ, वो किसी भी कंपनी पर अपनी राय देने से पहले उसकी गहरी जांच पड़ताल करते हैं। उन्हें सालों का वित्तीय डेटा, एक मजबूत बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट से साफ संवाद चाहिए होता है। और यहाँ वो सब शायद नहीं है। शायद नहीं। जब ड्यूरेबिलिटी स्कोर के लिए ही डेटा नहीं है और शायद कंपनी भी छोटी है, तो ये बड़े विश्लेषक इसे अपनी कवरेज लिस्ट से बाहर रखते हैं। तो इसका एक निवेशक के लिए क्या मतलब हुआ? ये अच्छी बात है या बुरी? ये एक दोधारी तलवार है। अच्छा, एक तरफ ये खतरा है। इसका मतलब है कि स्टॉक को बड़े संस्थानों से कोई मान्यता नहीं मिली है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है। कैसे? उनका तर्क होता है कि वो एक ऐसी कंपनी खोज रहे हैं जो अंडर द रडार हो, मतलब जिसे बड़े खिलाड़ी अभी तक पहचान नहीं पाए। वो इसमें घुसकर तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक कि ये बड़े विश्लेषकों की नजर में ना आ जाए, क्योंकि तब इसकी कीमत और बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम रैमसन्स प्रोजेक्ट्स के इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो 2 अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक कहानी है जबरदस्त रफ्तार की, 52 हफ्तों के नए हाई की, 81 के मोमेंटम स्कोर की। ये कहानी रोमांच और उत्साह से भरी है। बिल्कुल। और फिर एक दूसरी कहानी है रहस्य की, एक ऐसी कंपनी जिसकी लंबी अवधि की मजबूती के बारे में कोई डेटा नहीं, जिसका वैल्यूएशन औसत है, मतलब कोई सस्ता सौदा नहीं है, और जिसके बारे में बड़े बाजार के विशेषज्ञ पूरी तरह से खामोश हैं। आपने इसका एकदम सही सारांश दिया है, और ये सारी जानकारी हमें हमारी मूल पहेली पर वापस ले आती है। ये है क्या? हाँ, क्या ये तेजी कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों से आगे निकल गई है? मतलब क्या लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि कीमत बढ़ रही है, जिसे हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं? या फिर हम सच में एक ऐसी कंपनी की शुरुआती विकास यात्रा देख रहे हैं जिसे बड़े बाजार ने अभी तक पहचाना नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन आंकड़ों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक निवेशक के लिए सोचने वाली बात है। इन स्रोतों से मिला डेटा आपको सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि सही सवाल पूछने में मदद करता है। बिल्कुल। तो आखिर में विचार करने के लिए यही सवाल बचता है, क्या ये एक ऐसा तेज घोड़ा है जिसकी नस्ल अज्ञात है, या ये एक ऐसी खूबसूरत गाड़ी है जिसके इंजन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? इसका फैसला निवेशक को खुद अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर करना होता है।